मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और हमारे साथ आज फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, विधिवेता, प्रोफेसर और भारतीय संस्कृति के अध्येता। आज इनसे चर्चा करेंगे कि हौती आतंकवादी संगठन जो यमन में है और पिछले 3-4 माह से बहुत चर्चित है और दुनिया के कई देशों के कार्गो शिप पे हमला कर रहा है और उसको किडनैप करके यमन ले जा रहे हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी अमेरिका ने 10 राष्ट्रों के साथ मिलके अगले कुछ हफ्तों में उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने वाले हैं। और कल जो घटना हुई है, एक कार्गो शिप इजराइल के गुड्स उसमें लोड था और उस भारतीय समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर दूर, गुजरात की समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर दूर अरब सागर में ड्रोन से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो डॉक्टर साहब को मैं आज आमंत्रित किया कि इसमें चर्चा करें। ये विश्वव्यापी समस्या बन रही है और उसके रूट कास्ट क्या हैं। तो पहले तो मैं आप सबको, व्यूअर्स को ये आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को लाइक सब्सक्राइब करें। उसमें कोई नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। डॉक्टर साहब के भी चैनल को, जो तक्षशिला अभिषेक मिश्रा है, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें, उसमें भी पैसा नहीं लगता है। ये आपके हमारे कार्यों को समर्थन है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पर निमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। जी बताइए। तो डॉक्टर साहब, मैं शुरू करूंगा ये जो हौती आतंकवादी संगठन है इसका रूट कास्ट से, कि ईरान के जो क्रांति हुई और ईरान में आयतुल्ला खुमनी की सरकार बनी, सुप्रीम लीडर बने वो, धार्मिक प्रमुख। तो उसके बाद उनका एजेंडा है कि यहूदी और इजराइल के अस्तित्व को वहां से, अरब खाड़ी से पूरी तरह इलिमिनेट करना है। ये इनका एजेंडा है। और उसी के सहयोग से जो दुनिया में लगभग 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका भी एजेंडा है, जो ईरान का एजेंडा है, कि यहूदियों को और इजराइल को फिलिस्तीन से और इजराइल से पूरी तरह इलिमिनेट करना है। तो ये तो ना तो टू नेशन थ्योरी को मानते हैं, ना इजराइल के अस्तित्व को मानते हैं, ना यहूदी के अस्तित्व को मानते हैं। वो मानते हैं कि फिलिस्तीन में यहूदी और इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं है। और वही आतंकवादी संगठन आज दुनिया के 35 कार्गो शिप पे हमला कर चुकी है, किडनैप कर चुकी है। और भारत के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर दूर कल एक इजराइल के कार्गो शिप पे ड्रोन अटैक करके डिस्ट्रॉय किया है। तो ये विश्वव्यापी समस्या के बारे में और हौती आतंकवादी संगठन के बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। थैंक यू वकील साहब। देखिए, ऐसा है कि ये समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है, पहली बात, रेड सी में ये जो रेड सी क्राइसिस हो रहा है, बेसिकली ये सुएज कनाल आप समझ लें। तो सुएज कनाल के साउथ में ये जो पूरा का पूरा अभी ये डिस्प्यूट है वो चल रहा है, इसको रेड सी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी वैलिडिटी ये है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड रूट ऑब्जर्व करता है शिपिंग के हवाले से। जो शिपिंग चैनल्स हैं, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग चैनल आप ऐसे कह लें। यानी कि जो शिप है, जो माल लेकर के जाते हैं, वो यहाँ से होके जाते हैं। ये सुएज कनाल जो है इजिप्ट का, वो उसके सदर्न पार्ट पे ये पड़ता है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूरोप को एशिया से जोड़ता है और यही यूरोप और एशिया को ईस्ट अफ्रीका से भी जोड़ता है, बिकॉज आपको पता है कि इजिप्ट पार्टली अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है ना। तो और जब इसका अगर आप इसके सदर्न इंड पे जाएंगे, इस स्टेट ऑफ वाटर के, तो आपको जिबूती और अमन
जो देश है बेसिकली जो हुती हैं वो यमनी हैं बेसिकली, और वो यमन के सदर्न यमन पे इनका कब्जा है, ठीक है ना। सदर्न यमन पे इनका कब्जा, और इनको जो सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल सपोर्ट ना कह लीजिए, लेकिन जो फिजिकल और मटेरियल सपोर्ट मिलता है वो ईरान से आता है, ठीक है ना। खुद को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट जरूर कहते हैं, बट ये हैं सपोर्टेड बाय ईरान। इनका यमन के वेस्ट पे पूरा कंट्रोल है, पूरा कब्जा है। वेस्ट ऑफ द यमन जो है ये इनके कंट्रोल में आता है। आपने बीच में देखा होगा 2-3 साल पहले सऊदिया ने यमन के ऊपर जब आक्रमण किया था, तो वो यही हुतीज की वजह से किया था, और ये वही हुती हैं जो कि ईरान बेस्ड है या ईरान सपोर्टेड है, ठीक है ना। हमास को किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हेल्प नहीं किया, या अरब कंट्री ने हेल्प नहीं किया, ठीक है ना। किसी भी अरब कंट्री ने हमास को हेल्प नहीं किया। लेकिन हुती जो है, चूंकि वो वेस्ट ऑफ द यमन पे उनका पूरा कंट्रोल है, इन्होंने हमास के अगेंस्ट में वॉर कर रखा है, डिक्लेयर्ड वॉर है इनका। जब ईरान ने अटैक किया तो हुतियों ने भी जब इजराइल ने अटैक किया इन रिस्पांस टू द अटैक ऑफ हमास पैलेस्टाइन पे, तो हुतीज ने भी उनके अगेंस्ट में वो कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है ना। शुरू में तो इन्होंने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे चढ़ाए थे, बट वो कोई बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि कुछ तो उसमें से इंटरसेप्ट सऊदी ने भी किए हैं, ये भी जान लीजिए। हुतीज का इजराइल के ऊपर जो आक्रमण हुआ उसको सऊदीज ने ब्लॉक कर दिया, यूएस ने तो किया ही किया, ठीक है ना। तो फिर क्या किया इन्होंने कि जब इनका वो यमन से जो मिसाइल नहीं जा पा रहा था इजराइल तक, तो इन्होंने टैक्टिक्स को स्विच कर लिया, ठीक है ना। अब इन्होंने सोचा कि हम कमर्शियल शिपिंग को अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो गैलेक्सी लीडर करके एक शिप था पहले, उन्होंने उसको कैप्चर किया। अब ये जो है अपने इन्होंने उस अटैक को इंटेंसिफाई कर दिया है, ठीक है ना। शुरू में इन्होंने कहा था कि हम उन्हीं शिप्स को पकड़ेंगे जो इजराइल जा रहा है, और उन्हीं शिप्स को टारगेट करेंगे जो इजराइल जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने उन शिप्स को भी दूसरे देशों के शिप्स को भी आक्रमण करना या उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज द क्राइसिस। ये हुतीज हैं, यमन बेस्ड है, वेस्ट ऑफ द यमन पे इनका कंट्रोल है, यानी कि यमन की जिसको आप कह लीजिए ईस्ट तो पूरब होता है, वेस्ट माने पश्चिम, तो पश्चिमी यमन पे इनका कब्जा है, और ईरान इनको सपोर्ट करता है। चूंकि ये जो जमीनी वॉरफेयर था या जो धरती का वॉरफेयर था वो ये नहीं कर पाए, इजराइल के अगेंस्ट में अटैक नहीं कर पाए, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने और अमेरिका ने इनको थॉट किया। तो अब ये आ रहे हैं इस रेड सी में, जो कि इनके इलाके से होके गुजरता है, जो कि सदर्न साउथ ऑफ द सुएज कैनाल है। तो ये कर रहे हैं, दिस इज द होल थिंग कि इजराइल जो भी जा रहा है, जो भी शिप, उस पर हम अटैक करेंगे। हालांकि अब इजराइल के अलावा सब शिप पे अटैक करने लगा। मेरे एक दोस्त ने परसों मुझे फोन किया था, वो भी चूंकि वो मर्चेंट नेवी में है, वो बताया कि वो भी अटक गया। वो शिप जो दहेज आ रही थी वापस लेके उनको जाना पड़ा। वो माल्टा में खड़े हुए हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जितना फ्यूल प्राइस सर्ज करेगा आप सोच नहीं सकते। जब सप्लाई रुक जाएगी तो इन्फ्लेशन तो एक उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो दिस इज द रूट कॉज। डॉक्टर साहब, ये सुएज नहर से दुनिया की ट्रेड के 45% ट्रेड सुएज नहर के नाल से होता है, और जस्ट कॉर्नर में रेड सी में इनका जब यमन में लगभग आधे से अधिक एरिया में राजधानी सना में कब्जा है, और ये लोग रुकने वाले नहीं हैं कि इनका जब तक इनका इलाज, हालांकि ये बोलना ठीक नहीं है, जैसे इराक के और लीबिया के इलाज अमेरिका ने किया था, वैसे ही ये वेस्टर्न कंट्री इलाज करेंगे ईरान के, और इसको मान के चलिए होगा ये। जब तक ईरान पे ये नियंत्रण नहीं होगा तब तक हुती हो, हमास हो, बोको हराम हो, हिजबुल्ला हो, ये लोग तो रुकने वाले हैं नहीं। तो आज की स्थिति में दुनिया के जो दो सुपर पावर हैं, चीन और रूस, वो तो खुल के ईरान के सपोर्ट कर रहे हैं। अंत में आना पड़ेगा, इसको आप सही माने गलत माने, अमेरिका को, और अमेरिका लीड उसके फ्रेंड कंट्रीज हैं उनको। भारत तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि भारत की पॉलिसी अलग है, लेकिन अमेरिका को तो एक्शन लेना पड़ेगा।
और एक्शन जब हूती पे शुरू होगा तो उसका फिर टारगेट होगा ईरान पे। और आज ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो एटॉमिक पावर बन गया है, परमाणु बम बनाने की क्षमता आ गई है, बना लिया है। तो इस क्राइसिस को क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि भविष्य में इसका कॉन्सिक्वेंसेस इस मुठभेड़ का या अमेरिका लीड नेशंस का और ईरान का और हूती का क्या होने वाला है कॉन्सिक्वेंसेस इसका, या नियंत्रण कैसे होगा ये जो हूती जो आक्रमण कर रही है उसमें? देखिए, दिक्कत ये भी है कि वर्ल्ड जो है, अब जो आपने कहा बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया, यही अमेरिका ने किया भी, कोएलिशन फोर्सेस का उन्होंने निर्माण भी करवाया ना, कि भाई कोएलिशन फोर्सेस बनेंगी और वो जो कोएलिशन होगा वो लड़ेगा। मगर क्या हुआ उस कोएलिशन फोर्सेस का? कुछ नहीं हुआ। 20 कंट्रियां आई, कल की न्यूज है रॉयटर्स की, कि 20 कंट्रियां जो हैं वो यूएस लेड, यानी कि यूएस के द्वारा शुरू की गई जो फोर्स है उसका पार्ट होंगी। ठीक है ना, पेंटागन ने कहा, लेकिन अभी तक तो उसका कोई इफेक्ट दिखा नहीं हमें। ठीक है ना, क्योंकि आपको रिसोर्सेज, नेवल शिप्स जाएंगे वहां पे, फाइटिंग होगी, बहुत ज्यादा सोल्जर्स भी देने को लोग तैयार नहीं है। ठीक है ना। सो देखिए, अब इस पे जो एक काउंटर अटैक तो होगा, क्योंकि छोड़ा नहीं जा सकता इस तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ अभी तक पॉलिटिकल, अगर ये जमीनी युद्ध रहता ना, इफ इट वुड हैव रिमेन्ड अ ग्राउंड बैटल तो दिक्कत नहीं थी, मगर अब ये ग्राउंड बैटल ना हो करके ये समझ लीजिए ये अब चला गया है ट्रेड बैटल में। यानी कि अब ये दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस जो शिपिंग चैनल है, रूट है, उसको ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबका इंटरेस्ट अब इसमें इन्वॉल्व होगा। ये पॉलिटिकल मैटर से ये अब स्नोबॉल होकर के ये बन जाएगा ट्रेड मैटर। ठीक है ना। तो अब इसके लिए मेजर जनरल पैट्रिक राइडर है, उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया कि 20 से ज्यादा कंट्रियों ने साइन कर लिया है, वो इस कोलिशन को ज्वाइन करना चाहती हैं ताकि वो जा सके रेड सी में और इस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है उसको वो रोक सके। तो अब ये कैसे होगा, इसको वो फिर से वही कह रहे हैं जो कोलिशन ऑफ विलिंग बनाई थी बुश ने, इसको फिर से वही कहा जा रहा है कि ये कोलिशन ऑफ विलिंग है। कुछ स्टाफ देंगे, कुछ लोग अदर कंट्रीज देंगे, कुछ अपना वेसल्स देंगे, अलग अलग लोग अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज। जी, लेकिन इसमें यहाँ के जो मीडिया है हिंदुस्तान के, ईरान के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करता। मैं बेसिकली आज इस चीज को चर्चा करना चाहता था, या तो ईरान को सुधरना पड़ेगा, या जो वेस्टर्न अमेरिका लेड जो कंट्रीज हैं वो अंततोगत्वा शुरू तो होगा इजराइल से, हूती पे भी आक्रमण इजराइल शुरू करेगा, ईरान पे भी आक्रमण इजराइल शुरू करेगा, और उसमें सब ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये होगा निकट भविष्य में, क्योंकि देखिए चीन और रूस तो आने से रहे, वो तो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अमेरिका जितना बर्बाद हो, वेस्टर्न कंट्री बर्बाद हो, उनका एजेंडा अलग है। तो आज की स्थिति में भारत को भी ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन पॉलिटिकली लेना पड़ेगा कि आप ऐसे सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा होगा। ये चुपचाप देखते रहना और ठीक है बढ़िया है ऐसे चुपचाप बैठे रहना ये संभव नहीं है, क्योंकि जो कल जो घटना हुई है कि भारतीय समुद्री सीमा से मात्र 200 किलोमीटर दूर कार्गो शिप में अटैक हुआ है, तो भारत जैसे पावरफुल नेशन के लिए, एक दुनिया माने ना माने एक सुपर पावर है आज के डेट में भारत, इकोनॉमिकली हर दृष्टि से। तो भारत को भी तो एक एक्शन लेना पड़ेगा, एक साइड जाना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? देखिए, एक्शन तो लेना पड़ेगा, भारत ले भी रहा है, पर ये ना आपको अपने इंटरनल जो हालात हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप बाहर एक्शन लेंगे तो क्या आप इंटरनली जो रिएक्शन आएगा उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि भारत का जो 14-15% का मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनकी तो फीलिंग्स हैं उनके साथ। अब ये आप इसको अच्छा कहें बुरा कहें, ये आपकी और हमारी समस्या हो सकती है, मगर उनकी फीलिंग्स तो हैं, और वो चूंकि हमारे देश का पार्ट है, उनकी फीलिंग्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप अगर एक एक्शन ले रहे हैं और उसका रिपरकशन आपको अगर अपने होम टेरिटरी में
फेस करना पड़ रहा है तो आप सोच लीजिए कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो मतलब हालांकि हमारे मुस्लिम भाई बहन बहुत सारे देशभक्त ही हैं, लेकिन ये कि ये इतना आसान डिसीजन तो नहीं होगा कि आप आर्म कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं। बाकी कॉन्फ्लिक्ट तो किया जा सकता है, ट्रेड वॉर किया जा सकता है, दूसरे नेगोशिएशंस किए जा सकते हैं, मगर वॉर इन्वॉल्व करना, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ वायलेंस अगर हो जाए तो वो भारत इतना शामिल आसान ही नहीं डिसीजन होगा। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली भारत वो शामिल इतना ही नहीं होगा। एग्जैक्टली वो इतना आसान डिसीजन नहीं होगा, और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती का लड़ाई दूसरे का अपने सर पे क्यों फोड़ना। हाँ, लेकिन भारत को पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, एक साइड लेना पड़ेगा, तो ले लिया है ना कहना पड़ेगा पाकिस्तान। कि ईरान गलत है, मेरे ख्याल से। हम क्यों कहें ईरान गलत है डॉक्टर साहब, वकील साहब, हम ये क्यों कहें? ये देखिए, लड़ाई ईरान और इजराइल की है, बात खत्म। हमारी लड़ाई तो नहीं, नहीं है। ये हम हमारी ये लड़ाई कहने नहीं लगे। है, लेकिन हमारे भी कार्गो शिप में अब अटैक होना शुरू हो गया है, देखिए, मतलब। अगर आप ये गलती इमोशन से चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ना सही कहने की जरूरत है, ना गलत करने की जरूरत है। आपने पैलेस्टाइन को भी मदद भेजी, और आप जो है इजराइल के साथ भी खड़े हो। आपने कहा कि इजराइल को और राइट टू सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। तो देखिए, पॉइंट ये है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया को पार्टीशन हो जाना चाहिए कि नहीं भाई नहीं, हम बिल्कुल नहीं। इजराइल के साथ खड़े हैं। तो आप अगर ये स्टेटमेंट देंगे, बहुत आपका भाई, वी हैव अ सम दिस थिंग, हम क्यों किसी को दुश्मन बनाएं? उनकी प्रॉब्लम है, हम अपने सर क्यों ले लें? नहीं 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 सारे के सारे इजरायली तो एकदम भी बहुत अच्छे नहीं है ना, ये तो आप नहीं मान सकते ना। नहीं नहीं, वो तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। भारत तो, मेरे को पूरा विश्वास है कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में तो वो शामिल नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकली कुछ पॉलिटिकली भी जो भारत का स्टैंड है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। एकदम सही जा रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट में। जहाँ वोट करना चाहिए वोट। सीरियन, अब हमने गोलान हाइट्स का विरोध किया कि गोलान हाइट्स जो आज इसराइल के कब्जे में है, वो सीरिया का पार्ट है, हम इसको इंडोर्स करते हैं, और इसराइल को वो गोलान हाइट्स छोड़ देना चाहिए, इसको भी हम सपोर्ट करते हैं। जो है सो है। और रही बात कि जो क्या ईरान एक टेररिस्ट स्टेट है, क्या वो इस तरीके के चीजों को बढ़ोतरी देते हैं, ये प्रॉब्लम अमेरिका और ईरान का, हमारी लड़ाई तो है नहीं। तो हम क्यों इसमें जबरदस्ती का कूदे? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आज हम उनके लिए नहीं कूदेंगे तो कल को अमेरिका हमारे लिए नहीं कूदेगा। इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका नहीं नहीं नहीं, उनके साथ नहीं रहेगी? तो भारत भाई सक्षम है, अमेरिका को कूदने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो जो हम अपने दम पे संभाल सकते हैं हम उतना ही लेंगे। जो हम अपने दम पे नहीं संभाल सकते उनको हम दुश्मनी नहीं लेंगे। हम इसराइल की समस्या इसराइल जाने। इसराइल ने क्या ऑक्यूपाइड नहीं किया लैंड्स को? बिल्कुल ऑक्यूपाई किया है। बहुत से अरब लैंड्स को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। जेरूसलम को तो यूनाइटेड नेशन ने भी कहा था इंटरनेशनल सिटी होगी, आज उन्होंने अनेक्स करके अपना कैपिटल ही बना दिया। रेजोल्यूशन भी है तो यूएनओ। बिल्कुल। तो सब चीजें ऐसा भी नहीं है कि वो चल रही हैं। जो इंडिया का रुख है बहुत सही है। वी हैव टू बी न्यूट्रल। ना हम किसी का नाम लेंगे, ना किसी के अगेंस्ट में जाएंगे। जिसकी जैसी होगी सिचुएशन के हिसाब से अपना एक्शन रखें। इसमें डॉक्टर साहब, बहुत से जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि जो माने गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में हमला कर रहा है, अभी इसराइल चल रहा है, युद्ध चल रहा है दोनों के बीच, हमास और इसके बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध चल रहा है। तो कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि ये हमला, दोनों के बीच युद्ध बंद हो जाएगा तो हुती अपने आप रुक जाएगी। मेरा यहाँ पे मानना है कि हुती का जो एजेंडा है वो युद्ध रुकने के बाद रुकने वाली नहीं है। और मेरा मानना है, आप उसमें अपना ओपिनियन दीजिएगा, कि ये जो इसका जो वार, जो हुती का जो एक्ट है, उसके अगेंस्ट जो इजराइल का वार होने वाला है, अमेरिका लीड नेशनों का वार होने वाला है, तो इसका इफेक्ट यमन और ईरान को भी झेलना पड़ेगा और इसका कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाएगा। आपका क्या अनुमान है डॉक्टर साहब इसके बारे में? आप भी पिछले बार जो अनुमान लगाए थे वो एकदम एग्जैक्ट हुआ था कि ईरान डायरेक्ट शामिल नहीं होगा, इतना हिम्मत नहीं है करके बोले थे। बताइए इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? नहीं, इसमें कुछ कहने का नहीं है। अभी दुनिया हुतीस के साथ वो
स्ट्रिक्ट रवैया नहीं अपना रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि इजराइल, देखिए गेम बहुत तगड़ा है। जी। जूइश हेट्रेड सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, क्रिश्चियनों में मुसलमानों से ज्यादा है। तो ये कभी गलती मत करिए कि सारा का सारा क्रिश्चियन वर्ल्ड उनके साथ खड़ा हो गया है। अंदर से कई हैं जो कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ क्रिश्चियन स्टेट्स भी ये चाहते हैं कि भाई ऐसा है, थोड़ा सा हाथ हौला रखो, इजराइल को भी समझ में आने दो। समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये बर्दाश्त किया जा रहा है। अगर इजराइल का कॉज खत्म हो जाए और आपने किसी के शिप पे आक्रमण कर दिया, ट्रेडिंग शिप पे वॉर हो जाएगा। बम और मिसाइल अब तक ईरान और यमन पे चल गए होते, क्यों नहीं चला? अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यमन के सना पे 4 मिसाइल मार दे। ड्रोन नहीं है उनके पास, वो ये आराम से कर सकते हैं ना। आप जा करके जो रेड सी में लड़िए, इससे अच्छा है कि सना पे बमबारी कर दीजिए, तो सना तो रोक देगा, क्योंकि सना के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना ऐसा। सना मतलब यमन की कैपिटल। हाँ हाँ हाँ, जो हूती का नियंत्रण है। जी, तो जैसे ही आपने सना का गर्दन दबाया, ये यहां से लूज हो जाएंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं आप सना पे आक्रमण? बल्कि यह तो सऊदिया भी इसका फेवर करेगा कि करिए सना पे आक्रमण, क्योंकि हुती से तो लड़ चुके आज से 2-3-4 साल पहले। यही क्या नाम, 4-5 साल पहले सऊदी ही तो लड़ रहे थे। अभी 6 महीना पहले तक अटैक कर रहे थे। तो वो तो चाहते, क्यों नहीं हो रहा है वो वापस से अटैक? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये प्रेशर बने इजराइल के ऊपर, क्योंकि ट्रेड के प्रेशर से नेतन्याहू को पीछे आना पड़ेगा। जब दुनिया भी अपना हाथ नेतन्याहू के सर से हटाने लगेगी, जब ट्रेड पे असर होना शुरू होगा। वो ये जानबूझ के अलाउ करवा रहे हैं, वरना ये इतना बड़ा ये कर तो सकते थे, ये जो हुतीज कर रहे हैं, मगर इतना बड़ा कर दें कि पूरा का पूरा एक शिप को पकड़ ले और 3-4 शिप पे अटैक कर दे, दूसरे देशों को भी शिप पे अटैक कर दे। इसी ट्रेड रूट के लिए तो चाइना से लड़ने को तैयार है अमेरिका, कि साउथ चाइना सी का ट्रेड रूट हम नहीं छोड़ सकते हैं। और रेड सी के ट्रेड रूट, जो कि पनामा, जो यानी कि पनामा का सुएज कनाल जो है, वो तो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट है। उस पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कह रहे हैं हम भेजेंगे, शिप भेजेंगे, नेवल शिप भेजेंगे। नेवल शिप भेजने की क्या जरूरत है भाई? 4 नेवल शिप भी भेज दो, वहां पे जाकर के सना पे आक्रमण करो, तेहरान पे आक्रमण करो। क्यों नहीं हो रहा है? ये चाहते हैं कि ये हो, इजराइल के ऊपर प्रेशर आए और थोड़ा हाथ अब हौला करे, क्योंकि बाइडेन भी कहना शुरू कर दिया है नेतन्याहू से कि अब बस करो। मगर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम एक एक हमास को मार के रहेंगे। कैसे मार दीजिएगा आप एक एक हमास को? क्या है आपके पास वो फॉर्मूला कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन पैलेस्टीनियन सिविलियन है, कौन हमास है? तो चूंकि नेतन्याहू रुक नहीं रहे हैं, ये एक फ्रंट है जो मुझे, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मगर वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। दुनिया कह रही है कि करने दो, ये इनको वो उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उन्होंने कहा करने दो ताकि इनको भी लगे। तो आप देखिए कल जो ड्रोन अटैक हुआ, तो पेंटागन कह रहा है ना ईरान से आया वो ड्रोन अटैक इजराइल के उस पे। तो अरे ईरान के उसमें से आया। तो अब ये गेम, डबल गेम चल रहा है, गेम के अंदर गेम चल रहा है। इतना आसान ना समझे इसको आप। जी डॉक्टर साहब, ये जो यमन है, उसके 3,40,00,000 पॉपुलेशन है, उसमें 70% लोग शिया हैं और 30% लोग सुन्नी हैं। और पहले 14 के पहले जो सरकार थी, वो सऊदी समर्थक सरकार थी और सुन्नियों की सरकार थी। उसी को इलिमिनेट करने के लिए 2010 में शुरू किया ईरान ने, शिया समर्थित सरकार बनाने के लिए। और ये शिया समर्थित आतंकवादी संगठन है, ये जो हुती आतंकवादी संगठन है। तो बेसिकली यमन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, वो तो शिया और सुन्नियों का है, ईरान और सऊदी अरेबिया का है। कई डिमेंशन मिल गए ना, शिया सुन्नी मिल गया, शिया इजराइल मिल गया, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ट्रेड, कई डिमेंशन आ गए ना अब तो इसमें। जी जी, इतना सिंपल इसको नहीं कहा जा सकता कि ये अगर ये शिया और सुन्नी का था पूरा का पूरा वॉर, तो इसमें तो सऊदी अरेबिया को कूद जाना चाहिए था, तो नहीं किया उन्होंने। सऊदी अरेबिया तो शांत बैठा हुआ है।
नहीं नहीं, उसने कूदा ना, उसके जो समर्थित सरकार को जो डिस्टेबलिश किया इन्होंने, हुती वो ने। तो पुरानी न्यूज है ना, मैं इस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के उससे बात कर रहा हूँ, वो तो ऐसे नहीं तो नहीं, चलती ही रहेगी, जी जी जी। वैसे तो तो चलता रहेगा। मगर हमारी डॉक्टर साहब, आपको ये हो रहा है कि जो इजराइल और यूती के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जी इसकी जी एनालिसिस जी हो रही है ना। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए कितना दुर्भाग्य है दुनिया के लिए, मानवता के लिए, कि इस्लाम के अनुयायी शिया और इस्लाम के अनुयायी सुन्नी, एक गृह युद्ध में 10 लाख लोग यमन में पिछले 5 साल में मारे जा चुके हैं। और यमन में 100% पॉपुलेशन है मुसलमानों की। एक सेक्ट दूसरे सेक्ट से लड़ रहा है सत्ता के लिए, और 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 25 लाख लोग विकलांग हो चुके हैं। तो कितना दुर्भाग्य है डॉक्टर साहब। ये तो शुरू से रहा है। प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद क्या हुआ था, यही हुआ था। जी 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 किसने मारा प्रॉफेट के पोते को, अरे जमाई को, हसन हुसैन, हुसैन की जो डेथ हुई वो क्या था। ठीक है ना, आपस में लड़े हम्म, ना। तो आयशा ने लड़ाई लड़ी अली के अगेंस्ट में, जी तो होता ही रहा है, वो तो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री नहीं है, हमको आपको पता नहीं है, जी तो जी बात अलग है। एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट को अब रिलीजन के नाम पे आप लोकैलिटी को यूनिवर्सलिटी बजा दीजिए तो क्या हाँ, होगा। बिल्कुल हो रहा है। तो तो अब आप कल को मुसलमान बन जाए तो अब जबरदस्ती यहूदियों से आप क्यों नफरत करें, आप तो किसी यहूदी को जानते ही नहीं। अब आप बिल्कुल खुद सोच लीजिए कि जीसस क्राइस्ट इसलिए है कि उन्होंने कुछ मिरेकल किए। पहला मिरेकल क्या किया था जीसस क्राइस्ट ने, कि पानी का अल्कोहल बना दिया था, वाइन बना दिया था। ठीक है। हम्म हम्म और उनके आने के 300 साल 400 साल बाद भगवान ने कहा कि नहीं, अब अल्कोहल जो है बुरा हो गया। जी पहले अपना एक दूत भेज के भगवान ने चमत्कार के रूप में पानी को अल्कोहल बना दिया। फिर हम्म भगवान ने 300 साल 400 साल में अपना आइडिया चेंज कर लिया, कहा कि नहीं 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 नहीं, अल्कोहल बुरी चीज है। हम्म समझ में मेरी तो नहीं आता। खैर एनीवेज, हम्म। ये सब पे बात करने का कोई तो फायदा नहीं। डॉक्टर साहब, अंत में इसके कंक्लूजन रिमार्क चाहूंगा कि इसका पीसफुल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, और क्या संभावना है पीसफुल सॉल्यूशन की, कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं है। पीस कहाँ, जब लड़ाई चली तो पीसफुल कहाँ बचा। नहीं आप मतलब पीसफुल सोल्यूशन किसकी, टू स्टेट थ्योरी की बात करें कि इसराइल और अरब कंट्रीज एक साथ, पैलेस्टाइन एक साथ रह जाएं, वो नहीं होगा। वो तो संभव नहीं अरबियों है। का वो माइंडसेट नहीं है। हाँ हाँ। अरबियों का पीसफुल माइंडसेट नहीं है, वो लड़ते रहेंगे। पीसफुल सॉल्यूशन खासकर इसीलिए पूछा, ये जो यमन के हुती और ईरान के बारे में। यमन के हुती हो या वो तो चलेगा, वो कभी फ्लेयर अप होगा, कभी होगा। वेस्ट एशिया में पीस आना बड़ा मुश्किल है, जी जी बिकॉज की जो थ्योरीज वहां पे उगी है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, तीनों एक ही थ्योरी का, जैसे जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एक ही चीज है, मगर लड़ाई नहीं होती। जी जी कभी जी नहीं सुनेंगे कि हिंदुओं ने जाकर के 150 जैनों को मार दिया, जैन मंदिर को तबाह बर्बाद कर दिया, बुद्धों ने आकर के हिंदुओं के मंदिर को तबाह बर्बाद कर दिया, बुद्ध हिंदुओं ने जाके बुद्धों के मंदिर को बर्बाद कर दिया। साहब कहीं नहीं पड़ेंगे। सभी हिंदुइज्म से निकले हैं, सनातन से ही निकले हैं, वैदिक कंसेप्ट से ही निकले। कोई वेद का जी विरोध जी कर रहा है, कोई वेद का वो कर रहा है। वेद को जी। विरोध करना आपका वो है, हक है। हम्म नहीं मानना है वेद को, मत माने। हम्म। लेकिन ये चीज नहीं होती जो वो हो रहा है वहां पे। उसी तरीके से जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी निकली, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम निकला। अरे जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी निकली, जुडाइज्म से ही इस्लाम निकला। जी जी मगर वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ हिंदुइज्म से जैन निकले, जैन से वो निकले, उसी हिंदुइज्म से बुद्धिज्म निकला, उसी हिंदुइज्म से सिखिज्म निकला, सब निकले। जी कोई जी। ऐसा नहीं कभी आपने सुना कि 200 हिंदू गए और उन्होंने गुरुद्वारे को उड़ा दिया, नहीं सुना। डॉक्टर और नहीं साहब, कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब, भगवान बुद्ध को हम लोग अपना एक अवतार मान के उनके भी पूजा करते हैं। या बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ गुरु भाई। नानक जी को पूजा करते हैं, गुरुद्वारे बिल्कुल जाते हैं। हम तो अलग मानते ही नहीं। जैन मंदिर बिल्कुल, भी जाते हैं हम लोग, एग्जैक्टली। और तो उनमें यही है, जो आप देख लीजिए, इसी सेम चीज वहां पे हो रही है, वहां पीस नहीं है। बिल्कुल, वो लोग एक दूसरे को मानते भी कहाँ हैं। वही है ना, मान कैसे सकते हो, मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर वो तो यहूदी ने, मैंने कुछ दिन पहले बोला भी था, अगर किसी यहूदी ने इस्लामिक कलमा पढ़ लिया तो वो यहूदी नहीं रहेगा।
जी, जी, जी। किसी क्रिश्चियन ने इस्लामिक कलमा पढ़ लिया तो क्रिश्चियन नहीं रहेगा, तो फिर अल्टीमेटली सबको मुसलमान हो जाना है, कोई यहूदी और क्रिश्चियन बचेगा ही नहीं। जी, जी, जी। तो वो सब एक दूसरे के प्रॉफिट को झूठा कहते हैं। हुँ। यहूदी कहता है कि हम क्या नाम है इनका, जीसस क्राइस्ट को मान ही नहीं सकते। हुँ, उनका है कि जीसस क्राइस्ट को आने के, क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट को आपने मान लिया तो आप यहूदी नहीं रहे, आप क्रिश्चियन बन गए। जी, जी, जी। जीसस क्राइस्ट खुद भी यहूदी थे ना। तो वो कहते हैं हम मान ही नहीं सकते ये तो, क्योंकि जो अगर ये लास्ट मसीहा होते तो ये चीजें होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हुआ, तो हम क्यों मान ले लास्ट हुँ, मसीहा। हुँ, लेकिन हुँ। फिर भी क्रिश्चियनिटी एक है, अलग इंडिपेंडेंट रिलीजन है, ठीक है। जी। तो जहां से वो अपनी वैलिडिटी का सोर्स ले रहे, वो तो उनको वैलिड नहीं मानता। जी, जी, इस्लाम जी। को देख लें, इस्लाम कह रहे हैं कि वो उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा हम तो जीसस क्राइस्ट को मान रहे हैं, फिर भी हम हैं। अगर आपने हुँ, जीसस क्राइस्ट को मान लिया, वो लास्ट प्रॉफिट है, तो फिर जगह कहाँ बची। हुँ, अगर जब लास्ट आ गए तो फिर जगह कहाँ बची। हुँ, तो आप हुँ, दो स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हम जीसस क्राइस्ट को मानते भी हैं और उसके बाद हम लास्ट भी है। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कादियानी भी यही करेंगे। कादियानों ने यही किया कि अगर जीसस क्राइस्ट के बाद भी मोहम्मद आ हुँ, सकते हैं तो फिर हमारे वाले भी आ सकते हैं। हुँ, हुँ, आप समझ रहे हैं ना। हुँ, तो हुँ, थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात है। हुँ, बाकी तो हुँ। हिंदुस्तान आस्था का देश है, जिसको जिसमें आस्था लग जाए। अभी कल बिल मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान के कहीं पे लोगों ने उसको, डायनासोर के अंडे को कुल देवता मान के पूज दिया। इंडियंस इंडियंस अलग ही चल रहे हैं। कुछ मिल जाए उनको पूज देना है, किसी भी चीज की पूजा कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अच्छी चीज है, आई लाइक इट। मैं इस मानसिकता का फेवर करता हूँ, यही होना चाहिए। जी। जी। चलिए ये जो भी करते हैं लेकिन सन ऑफ सोइल ऑफ सन है सब। हाँ, वेल एग्जैक्टली, सब सन सॉइल ऑफ सन है, हुँ, सन ऑफ सॉइल है। सब इस हुँ, देश के मिट्टी के बच्चे हैं, जिसको जो इच्छा करे अपनी जिंदगी से जैसे गुजारना चाहे। ये फ्रीडम सिर्फ इंडिया देता है कि दो डायनासोर के हुँ, अंडे को भी पूछ लो हुँ। और किसी के बताए हुए प्रॉफिट को भी। बात तो एक ही है यार, मानने की ही जी, तो बात है। जी, जी। मानो तो पत्थर है, ना मानो तो शिवलिंग है, ना मानो तो पत्थर है। मानो तो गंगा मैया है, ना मानो तो पानी है। मानने जी, की जी, बात है। मानो तो जी, प्रॉफिट है, ना मानो तो भाई झूठ है। जी, जी, जी। सो सब मानने का ही खेल है। हुँ, हुँ, हुँ। जी तो वकील साहब। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपने समय निकाला और फिर चर्चा करेंगे कई मुद्दों पे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।